स्टूडेंट्स, आज अपन करने वाले हैं प्रॉब्लम, कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं बेस्ड ऑन चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो आज का अपना मेन पर्पस क्या है कि चार्ज और उसकी प्रॉपर्टी पे बेस्ड प्रॉब्लम करने वाले अपन बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम बनाएंगे अपन जो कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो अपनी जो पहली प्रॉब्लम है वो इस तरह से, ये फर्स्ट प्रॉब्लम अपने पास आ गई। तो फर्स्ट प्रॉब्लम ये है अपने पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। हिंदी में इसका मतलब ये है कि 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या की गणना कीजिए, ये अपना है। तो इसको किस तरह से करेंगे अपन लोग? तो अपने को पता है कि एक फॉर्मूला होता है अपने पास क्वांटाइनाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज का, और वो फॉर्मूला अपने पास ये इस तरह से होता है, Q इक्वल्स टू NE। ये अपने पास एक फॉर्मूला है, ये अपने पास एक फॉर्मूला है। इसमें अपन को कह रखा है कि 1 कूलम चार्ज में, किसमें पूछा है? 1 कूलम चार्ज में। तो यहाँ पे इसकी जगह तो क्या जाएगा? 1 कूलम आ जाएगा। और यहाँ पे अपन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, तो ये निकालना है। और यहाँ पे क्वांटा ऑफ चार्ज का मतलब होता है E। तो इसकी वैल्यू अपन को पता होती है कि स्मॉलेस्ट चार्ज क्या होता है, तो ये भी अपन को गिवन है। तो अपन को N निकाल लेने हैं। देखो इसकी यूनिट क्या है? स्मॉलेस्ट चार्ज की यूनिट कूलम, इसकी भी यूनिट क्या है? कूलम। तो कूलम से कूलम तो कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या आपके पास? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या हुआ? N इक्वल टू अपन को निकालना है, तो चार्ज डिवाइडेड बाई E। ऐसे याद करिए आप, E ऊपर चार्ज है आपका, ऊपर क्या है? 1 कूलम चार्ज, और नीचे E है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1C अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, तो आप एक पास अब नंबर आ गया आपके पास, तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। तो अब अपने पास मिला 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब इसको सोल्व कर लीजिए और आगे चल के इसको याद कर लीजिए एग्जैक्ट। तो आपको पता है कि N इक्वल टू, हम जानते हैं कि N इक्वल टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को ऊपर भेजेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 18। देखो बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती है, तो अपने 19 ऊपर गया तो दोनों पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ 10 लिख दिया, यहाँ 18 लिख दिया। डिवाइडेड बाय 1.6 का अगर 10 में डिवाइड करते तो ये आ जाता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि 1 अपॉन E का वैल्यू आप बिल्कुल याद कर लीजिए। 1 अपॉन E क्या होता है, इसको रट लीजिए ताकि कोई भी क्वेश्चन बनाते वक्त दिक्कत नहीं आए। तो 6.525 इंटू 10 की पावर 18, ये वैल्यू बिल्कुल लर्न कर लीजिए। तो अपने पास कितना आंसर आ गया? क्या आंसर मिला आपको? ये आंसर आ रहा है अपने पास 6.25 इंटू 10 की पावर 18। तो ये करेक्ट आंसर हो गया अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि अपन को 1 अपॉन E की वैल्यू अगर याद हो गई तो अपन बहुत जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं। तो 1 अपॉन E की वैल्यू होती है 6.25 इंटू 10 की पावर 18। अब जैसे मान लो 1 कूलम की जगह 2 कूलम की बात करता तो यहाँ क्या हो जाता? 2 हो जाता है। तो ये मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 1 अपॉन E समझ में आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 होगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सब चीजें अपन को जल्दी जल्दी बनाना आ जाती है। तो 1 अपॉन E अपन को पता होना चाहिए कि 1 अपॉन E का मतलब क्या होता है। ओके, तो पहला आंसर क्या होगा? 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो होते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18। और ध्यान रखना ये पॉसिबल है। इसको और कैसे लिख सकते हो आप? यहाँ से 0 उठाओगे, कभी ऑप्शन में ऐसा भी आ सकता है 6.25 है अपने पास इंटू 18 है, तो यहाँ से अगर इसको हटाऊंगा तो डबल 0 आ जाएंगे, और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कभी कभी ये भी आंसर हो सकता है। तो थोड़ी मैथ की भी प्रैक्टिस रखिए। तो ये पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब किसी भी वस्तु पर 1 कूलम आवेश संभव है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश संभव है, तो आप बोलेंगे यस।
ठीक है ना। और कितना होता है 1 कूलम आवेश में, इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम। तो अपन को याद भी होना चाहिए ताकि अपन स्पीड रख पाए। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। ये अपने पास सेकेंड क्वेश्चन, विच चार्ज इज पॉसिबल। ये कह रहा है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है। क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा चार्ज पॉसिबल है। तो कैसे निकालेंगे, अपन को पता है कि अपने पास सबसे जो छोटा चार्ज होता है वो होता है ई के इक्वल होता है ई। अब इसको 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, अपूर्ण संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एनी फॉर्मूला क्या होता है, एनी। तो ये पॉसिबल है आपके पास, Q इक्वल टू एनी। तो मैं जैसे ई अपने पास स्मॉल ई है, उसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, मल्टीप्लाई 1 करा तो कितना आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आया। ठीक है। दूसरा अपन देखिए कि इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आएगा, तो मैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई 2, तो इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम आएगा। ये भी पॉसिबल है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को 3 से मल्टीप्लाई तो कितना होगा 16 का पावड़ा बोलो 3 बारी, 16 16 बजे 16 48, तो 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये पॉसिबल है, ये चार्ज पॉसिबल है, ध्यान रखिए। अगर मैं इसको आप और आगे दे जाएंगे आप लोग, तो इसको 19 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे कि 4 तो अपने आ रहा ही नहीं, 4.8 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। 4.8 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं हो, 6 भी नहीं आ रहा। अब अगर आप देखेंगे 16 चौक 64 होता है, अगला देखेंगे तो ये रहा है, तो 6.4 आ रहा है, लेकिन 6 नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं आ रहा अपने पास, ये भी गलत हो गया अपने। तो इसका मतलब ये कोई भी आंसर सही नहीं है, इसमें से सारे पॉसिबल, कोई भी चार्ज पॉसिबल नहीं है अपने पास। और फिर भी अगर आप एक एक को चेक करना चाहते हो तो एक दूसरा और मेथड्स बता देता हूँ कि Q इक्वल टू एन ही अपने पास फॉर्मूला है। अपन को एन निकालना है, तो Q अपॉन ई, तो चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है, ये रहे आपके पास चार्ज की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 16 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अगर इसका डिवाइड करने पर पूर्ण संख्या आ जाती है, अगर इसका डिवाइड करने पर पूर्ण संख्या आ जाती है तो ये संभव है। और यहाँ पे डिवाइड करने पे आपके पूर्ण संख्या कभी भी नहीं आएगी। जैसे आपको देख लीजिए 40 में 16 का भाग लगाएंगे तो पूर्ण संख्या नहीं आएगी। ये कितना हो गया 20 हो गया, और ये कितना हो गया 8 हो गया, और काटो ये 10 हो गया, और ये कितना हो गया 4। तो 10 में 4 का भाग लगाने पे कभी भी पूर्ण संख्या नहीं आएगी, इसलिए ये क्या होगा आपके पास संभव नहीं है। इसी तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट ये है कि इस तरह से करो तो आपके पास आसान हो जाएगा। तो ये कोई भी संभव नहीं है, 4 पॉसिबल नहीं है, 6 पॉसिबल नहीं है, 5 पॉसिबल नहीं है, तो आंसर है ये कि कोई भी संभव नहीं। ये संभव है, 1.6 संभव है, 3.2 संभव है, 4.8 संभव है, 6.4 संभव। तो ये अपने पास हो गए सेकेंड प्रॉब्लम। ठीक है, थर्ड प्रॉब्लम पे चलते अपन लोग। थर्ड प्रॉब्लम पे ये अपने पास थर्ड प्रॉब्लम, जो थर्ड प्रॉब्लम है यहाँ आ जाइए। क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। आवेश की एसआई और सीजीएस मात्रक में संबंध बताइए, ये है। तो अपन को पता है कि आवेश जो होता है, आवेश जो है अपने पास, जो चार्ज है उसका एसआई मात्रक जो है अपने पास, चार्ज का एसआई जो मात्रक है अपने पास, एसआई मात्रक है वो तो है कूलम। और जो सीजीएस यूनिट में जो उसका मात्रक होता है वो ईएसयू होता है। क्या होता है, ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट भी होता है, स्टैटिक कूलम भी होता है, और फ्रैंकलिन भी होता है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये तो हो गए यूनिट। अब इनमें रिलेशन बताना है आपको। तो कूलम बड़ी यूनिट होती है और ईएसयू छोटी होती है। तो यहां से अपन को याद रखना है कि एक कूलम के अंदर आपके पास होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 ईएसयू। ये बहुत अच्छे से आपको याद कर लेना है। कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है
कि 1 कूलाम आवेश में कितना ESU होता है, तो होता है 3 × 10 की पावर 9 ESU, ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका 1, ये लगाना है। ये गलत है आपके पास, उल्टा हो गया, ये देखिए, ये आपके पास गलत है, 3 आएगा यहाँ पे, यहाँ भी आपके पास ये उल्टा हो गया, तो ये ध्यान रखना है, ये 3 आएगा, तो ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है, तो 1 इज करेक्ट। तो 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10 की पावर 9 ESU। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख, फोर्थ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम अपने पास है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वांटा ऑफ चार्ज। ये तो बिल्कुल थ्योरेटिकल है। क्वांटा ऑफ चार्ज का मतलब होता है, मुझे बताइए क्या यही होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ जिसको सुनिए, क्या यही होता है क्या, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, क्या यही है क्या, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, क्या बोला मैंने, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज इज क्वांटा। आवेश का सबसे छोटा मान क्वांटा कहलाता है, क्या यही है क्या, नहीं ये नहीं है। आवेश का सबसे छोटा वैल्यू तो ये रहा, ये रहा, ये भी है, लेकिन आपको क्या बोलना है, आवेश का सबसे छोटा मान that can exist independently। आवेश का एक छोटा सा छोटा मात्रा जो स्वतंत्र रूप से हो, जो जिसका अस्तित्व कैसा हो, जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है, इंडिपेंडेंटली या फ्रीली। ये जो क्वार्क पार्टिकल है उन पे आवेश होता है, और क्वार्क पार्टिकल पे जो आवेश होता है वो स्वतंत्र रूप से नहीं होते। क्वार्क पार्टिकल हमेशा ग्रुप में रहते हैं, किसमें रहते हैं, ग्रुप में। इसीलिए अपन को पता होना चाहिए कि सबसे छोटा मान अभी भी ई होता है। क्या होता है, ई होता है। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो उसी को माना गया है, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से होता है, इंडिपेंडेंटली उसका अस्तित्व है। इसलिए आपको क्या आंसर लिखना है, ये अपना राइट आंसर होगा। अभी क्यों होगा, समझ में आ गई बात। स्मॉलेस्ट की नहीं है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज की बात नहीं है। दैट कैन एग्जिट इंडिपेंडेंटली, कैसा होना चाहिए, उसका अस्तित्व इंडिपेंडेंटली होना चाहिए। नहीं तो क्वार्क पार्टिकल पे जो आवेश पाया जाता है वो और भी छोटा होता है, लेकिन उसको अपन कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि क्वार्क पार्टिकल स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते, वो ग्रुप में होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज होगा आपके पास, क्वांटा ऑफ चार्ज होता है ई के इक्वल। किसके इक्वल होता है, ई के। क्वांटा ऑफ चार्ज को आप लोग बोल सकते हैं, क्वांटा ऑफ जो चार्ज होता है, क्वांटा ऑफ चार्ज होता है, इसका मतलब होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसी को क्वांटा ऑफ चार्ज बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी बोलते हैं इसको, और इसका एक नाम है फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। तो इसके 2-3 नाम हो गए। क्वांटा ऑफ चार्ज का मतलब स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ऐसा भी हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसको भी क्वांटा ऑफ चार्ज बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को भी क्वांटा ऑफ चार्ज बोलते हैं। फंडामेंटल चार्ज का मतलब भी यही होता है, क्वांटा ऑफ चार्ज। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ई। और ई में जो वैल्यू होती है वो है अपने पास, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो अपने पास 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, उसी को अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। फिफ्थ प्रॉब्लम देखिए, ये बढ़िया प्रॉब्लम है आप लोगों के पास। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच स्पेयर। ये 2 स्पेयर गिवन है, उन पे चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आफ्टर कनेक्शन, जब उनको जोड़ दिया जाए। उसके आपके सामने 2 चार्ज गिवन है, सॉरी 2 स्पेयर गिवन है, और उन वो ऑलरेडी चार्ज है। अब उन दोनों को जोड़ दिया जाए, कंडक्शन मेथड्स यूज कर रहे हैं, कौन से चालन विधि के द्वारा इनको आवेशित कर रहे हैं। अब इन दोनों चार गोलों को अगर अपने किसी तार से जोड़ दिए तो अब इन पे आवेश क्या होगा, ये कह रहा है। जोड़ने के बाद आवेश का मान बताइए।
तो देखिए इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है कंडक्शन विधि में कि आवेश का वितरण होगा किस आधार पे होगा, चालक गोलों की प्रॉपर्टी के आधार पे कि कौन से मटेरियल के है, और दूसरा उनका शेप साइज के आधार पे होगा। ठीक है, तो अपन को पता है कि किसी भी जो गोला है स्फीयर है उस पे जो चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस, उसकी रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी रेडियस आइडेंटिटी मटेरियल सेम लिया मैंने, केवल उसकी रेडियस जितनी ज्यादा होगा उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करते हैं अपन लोग। पहले तो देखिए बिफोर कनेक्शन कितना चार्ज है, नेट चार्ज कितना है इन पे। अभी देखिए नेट चार्ज कितना है कनेक्शन करने से पहले, तो इसके पास कितना है 75, इसके पास क्या -5। तो आवेश क्या होता है जिनका एल्जेब्रिक सम किया जा सकता है, ये पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है। तो 75 -5, तो आप दोनों को जोड़ने से पहले आपके पास चार्ज है 70 कूलम। कितना है 70 कूलम। तो आपको पता है कि आवेश के आधार पे ये कहते हैं कि जोड़ने के बाद भी 70 ही रहना चाहिए। आवेश को क्या किया जा सकता है, आवेश को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, आवेश को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते, तो केवल 70 रहना चाहिए। तो देखो 70 इन दोनों का भी आंसर आ रहा है, 70 इसका भी आ रहा है, 70 इसका भी आ रहा है, 70 इसका भी आ रहा है। तो देखो इसका मतलब अभी आइडिया नहीं लगा सकते सब में, क्योंकि आवेश जितना पहले होता है आवेश उतना ही बाद में होना चाहिए। ये अपने पास क्रिया से पहले का है, कनेक्शन करने से पहले का इनिशियल, ये बाद में भी 70 ही रहना चाहिए। तो अगर एक का ही आंसर 70 होता तो अपन डायरेक्ट टिक कर देते, लेकिन ये तो सारे 70 है। तो अब देखो पहले गोले की रेडियस और दूसरे गोले की रेडियस का रेशो निकाल लेते हैं। तो R1 RA का निकाला तो 3:4 में ये डिवाइड होंगे, 3:4 में होंगे। तो देखो शेयरिंग किस बेस पे होगा, पहले गोले पे कनेक्शन के बाद चार्ज कितना होगा। तो अपने पास एक फॉर्मूला है चार्ज ऑन स्फीयर A, इसको लिखना है आपको। तो देखो पहले गोले पे शेयरिंग कितनी होगी, कितना हिस्सा आएगा इसके पास 3 हिस्सा, तो खुद का शेयर, खुद का भाग अपॉन टोटल कितना शेयर है 3 + 4 7, 7 भाग करने आपको टोटल शेयर इनटू नेट चार्ज, टोटल चार्ज कितना जिसको डिवाइड करना है। जैसे छोटे क्लास में अपन लोग किसी भी प्रॉपर्टी को डिवाइड करते थे ब्रदर्स में या किसी में भी मेंबर्स में, तो अपन को अनुपात दिया जाता था, तो उस अनुपात के आधार पे बांटते थे। तो पहले को देना 3 अनुपात 3 आ रहा, 3 हिस्सा आ रहा है इसके बाद, और टोटल कितना है 7, और आवेश कितना है टोटल अपने पास 70 सॉरी। तो पहले के पास कितना आ गया 30 कूलम आ गया, पहले के पास कितना आ गया 30 कूलम। अब दूसरे का आप चाहो तो उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब दूसरे का आप देखो कितना आएगा। अब ये अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, Q नेट इक्वल टू QA प्लस QB। तो पहले ये टोटल कितना 70, इसमें कितना आएगा 30, तो QB कितना हो जाएगा अपने पास, QB आ जाएगा अपने पास 40 कूलम आ जाएगा। तो आंसर होगा अपने पास 30 और 40। अगर फॉर्मूले से भी निकालना चाहते हो तो भी आंसर आ जाएगा। देखो उस दूसरे वाले को कितना देना 4, टोटल इससे कितने 7, और डिवाइड किसको करना 70 को, तो कितना हो गया 10, तो 40 कूलम। ठीक है, अगर ये एग्जैक्टली इक्वल होते, जैसे मान लो अगर मैं इसकी रेडियस और इसकी रेडियस दोनों की बराबर कर दूं, 3 कर दूं, तो कितना हो गया ये 3 कर दिया तो 1:1, इसका मतलब अब इक्वल आएगा। अब टोटल चार्ज कितना है 70, तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। अगर कोई आइडेंटिकल स्पेयर है, आइडेंटिकल का मतलब होता है उनका हर तरह से आइडेंटिकल मटेरियल है, शेप साइज सब जगह, तो उनपे जो चार्ज होता है आफ्टर कनेक्शन टोटल चार्ज का आधा कर देना। उस कंडीशन में क्या कर देना, टोटल चार्ज का आपको 50% कर देना। ओके, तो ये आ गया समझ में आपको। अच्छा क्वेश्चन से ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट अपने पास है 6 क्वेश्चन। 6 पे आ जाइए। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, पहले भी बता चुका हूं मैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज अच्छा प्रॉब्लम नहीं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो होती है ESU होती है। क्या होती है ESU, स्मॉलेस्ट चार्ज ऑफ यूनिट क्या होती है ESU होगी आपकी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या रहेगी आपकी ESU रहेगी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज
तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या रहती है अपने पास, ESU। क्या रहती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ESU। तो स्मॉलेस्ट CGS यूनिट है ये, CGS यूनिट होती है ESU, और इसको स्टैटिक कूलम्ब भी बोलते अपन, और इसको स्मॉलेस्ट यूनिट को एक और नाम देते हैं फ्रैंकलिन। ये सारी स्मॉलेस्ट यूनिट है CGS सिस्टम में है, ये सारी ESU बोल दो, स्टैटिक कूलम्ब बोल दो, फ्रैंकलिन बोल दो। तो अपने को पता स्मॉलेस्ट यूनिट एक तो क्या अपने पास ESU भी है, फ्रैंकलिन, ये दोनों एक ही होती है। तो आंसर क्या होगा अपने पास, B एंड C। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन होगा अपने पास। ओके, नेक्स्ट चले। सेवंथ प्रॉब्लम, 6 वाली कर ली ना अभी अपन ने, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है। सेवंथ प्रॉब्लम अगर अपन देखें, ये क्या कह रहा है, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत कथन बताना है। क्या बताना, आपको गलत कथन बताना कि गलत क्या है इनमें। तो गलती ढूंढना भी बड़ी बात है। मास इज वेरिएंट प्रॉपर्टी, मास एक वेरिएंट गुण है। इसका मतलब है, मास वेरिएंट गुण का मतलब होता है कि जब भी अगर कोई बॉडी, अगर उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के इक्वल कर दे, उसकी स्पीड अप्रोक्स लाइट की स्पीड के इक्वल कर दे, तो उस बॉडी का जो मास होता है रेस्ट मास से ज्यादा हो जाता है। तो मतलब पहला तो सही है, ठीक है ना, क्या है ये, सही है, सही करेक्ट ऑप्शन है ये, गलत नहीं है, सही है। दूसरा, चार्ज इन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, चार्ज इनवेरिएंट, बिल्कुल देखो, चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास, इलेक्ट्रॉन पे कोई ना कोई चार्ज बैठा है। अब इस इलेक्ट्रॉन को अगर आप लाइट की स्पीड से थ्रो करते हो, लाइट की स्पीड से थ्रो करते हो, तो इस पे जो भी चार्ज होता है ना, वो कभी भी नहीं बदलता है। तो दी वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एनी पार्टिकल इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, किसी भी कण पर जो आवेश उपस्थित होता है उसका मान उसकी चाल पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब इनवेरिएंट मतलब सही है। तो ये भी अपने पास ऑप्शन क्या हो गया, सही आंसर हो गया। आगे चलिए, लास्ट वाला पहले देख लेते हैं। क्वांटा ऑफ चार्ज अभी बताया था मैंने, आवेश का सबसे छोटा मान किसको गिना गया अपने, क्वांटा ऑफ चार्ज किसको बोलते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हो और जिसका स्वतंत्र रूप से रह सकता है, विद्यमान रह सके, तो उसको क्वांटा ऑफ चार्ज बोलते हैं। ये भी सही है। अगला देखिए, एक और आंसर अपने पास, चार्ज और मास बोथ आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। इस पे जाइए आप लोग। तो अपन को पता है कि चार्ज जो होता है, चार्ज डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे, I इक्वल टू होता है Q अपॉन T। तो Q इक्वल टू हो गया I इंटू टी। क्या हो गया, I इंटू टी। अब देखिए, तो चार्ज कैसे होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो ये तो सही है, ये पहला ऑप्शन तो आपका सही है। लेकिन मास जो है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी, मास क्या अपन 11th क्लास में देखा है कि मास किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो फंडामेंटल है। तो ये अपने पास जो है ना, ये वाला, ये गलत आंसर है, डिराइव्ड नहीं है। कि मास तो फंडामेंटल है, तो ये गलत है। तो आधा ऑप्शन गलत है, तो पूरा गलत माना जाएगा।
तो ये अपने पास गलत ऑप्शन। तो अपने को क्या करना, गलत चुनना है। चुनना है किसको, गलत को। तो आंसर कौन सा हो गया अपने पास, सी अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, अपन को गलत बताना है तो राइट ये होगा अपने लिए। ओके, नेक्स्ट देखो 8 प्रॉब्लम। ये थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है अपने पास। ये ऐसे कह रहा है कि आपके पास 100 सीसी है। आपके पास कितना है, जैसे किसी भी ग्लास के अंदर जैसे 100 वॉल्यूम, क्यूबिक सेंटीमीटर का मतलब होता है कि इसमें कोई ना कोई पानी है। ठीक है, 100 सीसी का पानी है इसके अंदर, सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कितना गिवन है, पानी का वॉल्यूम गिवन है। किसी कप में पानी ले लिया अपन ने, उसका वॉल्यूम गिवन है 100 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है। ये पानी गिवन है आपके पास। अब इस पानी में कितना चार्ज होगा, जैसे मान लो ये है अपने पास, ये एक ग्लास है। इस ग्लास में आपके पास जैसे ये मान लो कि इतना जो पानी है 100 सीसी पानी है। मुझे ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, मेरा क्वेश्चन ये। तो सबसे पहले तो इसको ऐसा करिए, मास में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे पहले क्या करिए आप, सबसे पहले इसको मास में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अपन को पता है कि डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया अपने पास, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना है 100, और पानी की जो पानी जो होता है ना वाटर, उसकी जो डेंसिटी होती है पानी की 1 होती है सीजीएस सिस्टम में। कौन से में, सीजीएस में। इसे एमकेएस में होती है 1000। तो सीजीएस में कितनी होगी इसकी 1, तो ये 1 हो गया। तो पानी कितना हो गया भाई, 1 सीसी में कितना पानी हो गया, 100 ग्राम। कितना पानी हो गया, तो आपको ये बताना है कि 100 ग्राम पानी में कितने प्रोटॉन होते हैं, ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, तो अपन को पता है कि पानी के लिए देखिए तो अपन तो इतना कैलकुलेट कर लो कि 100 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। नंबर ऑफ अगर मोल्स निकाल लिए अपन ने कि 100 ग्राम पानी में कितने मोल्स होते हैं, तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, पानी में 1 मोल अगर आपके पास है तो उसमें कितना, 1 मोल पानी पे कितना क्या होता है भाई, 1 मोल पानी पे अगर आप देखोगे तो 1 मोल पानी पर कितना प्रोटॉन्स होते हैं। तो अगर 1 मोल की बात करूं तो पानी का मतलब होता है H2O। अगर मैं ले लूं H2O बना ले, 1 H 2 ऑक्सीजन, 1 H2O की बात करें आप, 1 मोल थी तो इसमें तो होते हैं 8 प्रोटॉन, इसमें 1 प्रोटॉन, इसमें 1 प्रोटॉन। तो पानी के 1 मोल में, 1 मोलिक्यूल्स में, पानी के 1 मोलिक्यूल्स में आपके पास 1 H2 जो होता है, इसके अंदर टोटल आपके पास 10 प्रोटॉन है। कितने, एक पानी के 1 मोल के अंदर कितना है आपके पास, 10 प्रोटॉन है। अगर मुझे पता चल जाए कि 10 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स है तो मेरा काम हो सकता है। तो कैसे निकालोगे आप, एक फॉर्मूला अपन को पता होना चाहिए, N/NA इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल MW। ये फॉर्मूला होता है। अपन को नंबर ऑफ मोल्स निकालने ही, तो इसका मतलब हो गया m अपॉन ये पानी का वो मोलिकुलर वेट लिखना है या अवोगाद्रो नंबर लिखना है। तो पानी कितना गिवन है आपको हमेशा ग्राम में लिखना है। तो ये अपने पास 100 ग्राम, कितना है भाई, 100 ग्राम पानी आपको गिवन है। और आपके पास मोलिकुलर वेट पानी का कितना होता है, 18 होता है। और अवोगाद्रो नंबर को मैं अप्रोक्स में ले रहा हूँ 6 × 10⁻23 ले रहा हूँ। अप्रोक्स ले रहे हैं अपन, क्या ले रहे हैं अपन लोग, अप्रोक्स ले लेते, एग्जैक्ट नहीं लेंगे। ऐसे तो 6.23 × 10⁻23 होता है, लेकिन अपन अप्रोक्स ले रहे हैं। कितना ले लिया, अप्रोक्स ले लिया। ओके, तो ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो गया अपने पास, नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स हो गए। एक मॉलिक्यूल्स में कितना प्रोटॉन है, 10। तो टोटल प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इस वाले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टोटल ऑफ प्रोटॉन्स आपका आ जाएगा। तो क्या रहेगा वो आप देखो,